सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी गोइंग टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड डेथ ऑन द नाइल। दोस्तों, ये मूवी हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है, जिस वजह से मुझे इसकी अच्छी प्रिंट तो नहीं मिल पाई, बट मैंने कोशिश की है कि इसे अच्छे से और एकदम शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर सकूं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पोयरो नाम के डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसकी बड़े बड़े मूछें थी और उसके बड़े बड़े मूछों के पीछे की ये वजह थी कि कई साल पहले पोयरो एक सोल्जर हुआ करता था। फिर एक दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसके फेस पर काफी ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन ने उसे मूछें बढ़ाने को कहा था ताकि वो दाग किसी को नजर न आए। फिर पोयरो एक क्लब में पार्टी करने जाता है, तभी वो एक सैमन नाम के आदमी को वहाँ पर देखता है, जो अपनी आइटम जैकवी के साथ ठुमके लगा रहा था। और फिर यहाँ पर एक और लड़की आती है, जिसका नाम लिनिट था। लिनिट एक बहुत ही रिच लड़की थी, जिसके पास अंधा पैसा था और वो जैकवी की बेस्ट फ्रेंड भी थी। फिर जैकवी उसे बताती है कि मैंने एक सैमन नाम के आदमी से एंगेजमेंट कर ली है और वो एक बहुत ही हट्टा कट्टा और स्मार्ट लड़का है। जिस पर लिनिट कहती है कि वाह, ये न्यूज सुनकर तो सच में मजा ही आ गया। वो जैकवी से ये भी कहती है कि तुम्हारे शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, लेकिन जैकवी उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फियांसे यानी कि सैमन को अपना मैनेजर बना लो, क्योंकि उसे जॉब की काफी जरूरत है। जिसके बाद लिनिट उसकी बात मान लेती है और सैमन को अपना मैनेजर बना लेती है। जैकवी इसी खुशी में सैमन और लिनिट को एक साथ डांस करने को कहती है। टेबल पर बैठा पोयरो उन लोगों को काफी देर से नोटिस कर रहा था। अब सीन चेंज होती है और हमें 6 हफ्ते के बाद नाइल रिवर के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैरो को उसका काफी पुराना दोस्त बॉक भी दिख जाता है, जो पिरामिड के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। फिर बॉक पैरो को अपनी मॉम से मिलवाता है, जिन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था। फिर एक दिन बॉक पैरो और अपनी मॉम को लेकर एक आलीशान से होटल में जाता है, जहाँ किसी की शादी हो रही थी। वहाँ जाते ही पैरो देखता है कि ये शादी किसी और की नहीं बल्कि सैमन और लिनिट की थी। ये देखकर पैरो सोच में पड़ जाता है कि सैमन तो जैकवी से शादी करने वाला था। इसका मतलब ये था कि सैमन और लिनिट का एक साथ डांस करना जैकवी के ऊपर काफी भारी पड़ गया था। इसे ही कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। जिसके बाद बॉक पोयरो को लिनिट से मिलवाता है। लिनिट पोयरो को देखने के बाद कहती है इन्हें इंट्रोड्यूस करवाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें तो पूरी दुनिया मशहूर डिटेक्टिव के नाम से जानती है। फिर लिनिट सैमन को अपने मुंह बोले भाई एंड्रियो से मिलवाती है, यानी कि हमारे चहीते गुड्डू भैया। लिनिट बताती है कि मैं अगर खुद से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा करती हूँ तो वो मेरा भाई एंड्रियो ही है। जिसके बाद बॉक पोयरो को लिनिट के पूरे फैमिली के बारे में बताता है और साथ ही हम लिनिट की एक्स डॉक्टर लुडविक को भी देखते हैं। वो लोग लिनिट और सैमन की शादी को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है सैमन की एक्स यानी कि जैकवी की, जिसे देखकर चारों तरफ शांति सी छा जाती है। जैकवी को वहाँ देखने के बाद लिनिट को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैकवी सैमन से कहती है शादी मुबारक हो। जैकवी ऊपर से देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सैमन के धोखे की आग उसके अंदर भड़क रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनिट अपने हनीमून के लिए नाइल रिवर में एक क्रूज शिप को बुक करती है, ताकि वो वहाँ सुकून से और जैकवी से दूर अपने हनीमून को एंजॉय कर सके। सैमन अपने हनीमून पे लिनिट के पूरे फैमिली के साथ साथ लिनिट के कुछ खास दोस्तों को भी बुलाता है, जिसमें पोयरो भी शामिल था। फिर लिनिट पोयरो से मिलने उसके कमरे में आती है। पोयरो उसे पूछता है कि मुझे अपने साथ यहाँ लाने का कोई खास वजह तो जरूर होगा, जिस पर लिनिट उसे बताती है कि मुझे शिप पे मौजूद किसी इंसान पर भरोसा नहीं है और मुझे और सैमन के जान को खतरा है। जिस पर पोयरो कहता है कि यहाँ तो सभी आपके ही लोग हैं। तो लिनिट उसे कहती है कि जब आप अमीर हो तो अपने भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। लिनिट रोते हुए पोयरो से कहती है कि आप प्लीज हमारी सुरक्षा कीजिए, जिस पर पोयरो उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में जब लिनिट और सैमन साथ बैठे थे तो एंड्रियो लिनिट से कुछ पेपर साइन करवाता है, जिस पर लिनिट उस पेपर को बड़े ही गौर से पढ़ने लगती है, जिसमें सैमन कहता है कि जल्दी करो, मैं इनमें ही हमारी रात नहीं बिताना चाहता। लिनिट पेपर पढ़ ही रही थी कि एंड्रियो उसके हाथ से वो पेपर ले लेता है और कहता है इतनी भी जल्दी नहीं है, आप इस पेपर के ऊपर कल साइन कर देना, जाएं और अपना हनीमून एंजॉय करें। पोयरो वहाँ बैठा सभी को अपने शक्की निगाहों से घूर रहा था। अगले सीन में सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पोयरो के सामने पार्टी की मशहूर सिंगर सैलोमी आती है, जिसकी आवाज मुझे जान से भी बेकार लगी। गजब बेइज्जती है। न जाने इन लोगों को कैसे मजा आ रहा था। पोयरो उसकी तारीफ करता है और कहता है आपके गानों में काफी दर्द है। फिर पोयरो अपनी लंगोटिया यार बॉक के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हें काफी देर से एक लड़की के ऊपर डोरे डालता हुआ देख रहा हूँ। जिस पर बॉक उसे बताता है कि हाँ बिड़ू, उसका नाम रोसीली है और वो उसी मशहूर सिंगर सैलोमी की भतीजी है और वो लिनेट की स्कूल फ्रेंड भी है। लेकिन मेरे मॉम को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें एक खानदानी लड़की चाहिए।
और तो और इतने कोशिशों के बाद भी आज भी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, तो भला मुझ जैसे को कौन अपने बेटी का हाथ देना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग शिप से उतरकर मिस्र के एक प्राचीन मकबरे में घूमने जाते हैं, जहाँ लिनेट और सैमन एक दूसरे के साथ गुटरगू कर रहे थे कि तभी ऊपर से एक बड़ा सा चट्टान गिरता है, लेकिन सैमन उसे बचा लेता है, जिस पर पोयरो कहता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। फिर वो लोग वापस से शिप में जाते हैं, जहाँ बॉक की मॉम पेंटिंग बना रही होती है और वो अपने बेटे बॉक से पूछती है कि क्या तुमने मेरा लाल रंग देखा है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। और फिर हम इस शिप पर जैकवी को भी देखते हैं और तभी लिनेट की नजर उस पे पड़ जाती है, जिससे उसे ये लगता है कि वो अटैक जैकवी ने ही किया है। लिनेट सैमन पे गुस्सा करती है और कहती है इसे फौरन इस शिप से उतारो, जिस पर सैमन कहता है कि मैं इसे नहीं उतार सकता क्योंकि इसने 1 महीने पहले ही इस शिप के टिकट को बुक कर ली थी। जिसके बाद लिनेट वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और कहती है कुछ भी करो, बस इसे यहाँ से उतरवाओ, चाहे उसके लिए मुझे ये पूरे शिप को ही क्यों ना खरीदना पड़े। रात होने पर हम देखते हैं कि सभी लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तो लिनेट की बड़ी मॉम जिनका नाम मैरी था, वो लिनेट की असिस्टेंट लुइस से कहती है कि क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा है, तो लुइस कहती है नहीं। फिर लिनेट और सैमन डिटेक्टिव पैरो से कहती है कि अब आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सुबह हम लोग वापस यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जैकवी कभी भी कुछ भी कर सकती है। और इसी खुशी में सैमन पोयरो और लिनेट के लिए ड्रिंक बनाता है और फिर तीनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी लिनेट सैमन से कहती है मैं भी सोने जा रही हूँ, और फिर लिनेट नींद की गोली खाकर सो जाती है, क्योंकि उसे नींद की गोली के बगैर नींद नहीं आती थी। लिनेट के सोने के बाद जैकवी और सैमन में बहस हो जाती है, जिस पर सैमन कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, और वो उसे काफी बुरा भला भी कहता है। जिस पर जैकवी गुस्से में आकर सैमन को गन से शूट कर देती है और वो गोली सैमन के पैर पर लग जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसी गन से खुद को शूट करने लगती है। तभी वहाँ पर मौजूद रोसीली और बॉक उसे ऐसा करने से रोकते हैं। फिर वहाँ पर नर्स बोरिस भी आ जाती है, जो कि मिस मैरी की बेस्ट फ्रेंड थी। वो जैकवी को अपने कमरे में लेकर जाती है, उसे समझाती है और फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देती है ताकि वो कोई गलत काम ना कर बैठे। उधर सैमन को गोली लगने की वजह से बॉक और डॉक्टर लुडविग उसे कमरे में लेकर जाते हैं और उसे हील करते हैं और उसे दर्द की दवा देकर सुला देते हैं। अब अगली सुबह जब लुइस लिनेट को ब्रेकफास्ट देने जाती है तो वो देखती है कि लिनेट मर चुकी है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर लुडविग और पैरो भागकर लिनेट के पास आते हैं और वो लोग देखते हैं कि लिनेट की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। फिर डॉक्टर लुडविग लिनेट के बॉडी को चेक करने के बाद पोयरो को बताते हैं कि मौत का वक्त रात के 12 से 2 बजे के बीच का है और किसी ने इसकी मर्डर 22 कैलिबर गन से की है। ये सब सुनने के बाद पैरो का शक सीधा जैकवी के ऊपर जाता है, क्योंकि बीती रात उसने ही 22 कैलिबर गन का यूज सैमन के ऊपर किया था। दूसरी तरफ लिनेट के मर्डर का न्यूज सुनकर पूरे शिप में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन जब पोयरो उस नर्स के पास जाता है जिसका नाम बोरिस था, तो वो उसे बताती है कि जैकवी ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो पूरी रात मेरे कमरे में बेहोश पड़ी थी, क्योंकि सैमन को गोली मारने के बाद वो काफी घबरा गई थी, इसीलिए मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ताकि वो कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। तब पैरो सोच में पड़ जाता है कि हमें सैमन को ये खबर देनी चाहिए और वो कहता है कि शिप के कैप्टन से कहो कि नदी में छानबीन करवाए। फिर जब सैमन को लिनेट के मर्डर की खबर मिलती है तो वो खूब रोता है और कहता है कि लिनेट को जैकवी ने ही मारा है, जिस पर पैरो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैकवी पूरी रात मिस बोरिस के कमरे में बेहोश पड़ी थी। जिसके बाद पोयरो बॉक से कहता है कि लिनेट के सबसे कीमती चीजों को चेक करो। जब बॉक उसकी मोस्ट एक्सपेंसिव हार को चेक करता है तो वो वहाँ नहीं थी, वो हार चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद पोयरो लुइस से पूछताछ करता है और उसे पूछता है कि तुमने हनीमून के लिए इजिप्ट को ही क्यों चुना था। तो लुइस उसे बताती है कि पिछले साल मेन साहब ने एक पार्टी रखी थी जिसमें मुझे एक लड़का पसंद आ गया और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, पर मेन साहब को ये रास नहीं आई। उन्होंने उस लड़के के बारे में पता लगवाया तो उन्हें ये पता चला कि उस लड़के पर कर्जा है, इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी, तुम लुइस को भूल जाओ, और वो मान गया। पैरो को एक के बाद एक कई सवाल पूछने की वजह से लुइस काफी ज्यादा घबरा जाती है। तब सैमन उसके फेवर में कहता है कि ये बेकसूर है, ये लिनेट की वफादार थी, ये ऐसा नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि नदी के साथ साथ शिप पे मौजूद सारे पैसेंजर्स की तलाशी ली जा रही है। तभी पैरो लिनेट के भाई एंड्रियो से पूछताछ करता है और कहता है तुम जो ये सालों से प्रॉपर्टी के नाम पे लिनेट को चूना लगा रहे हो, लिनेट को ये सब पता न चल जाए, इसीलिए हो सकता है कि तुमने ही लिनेट का कत्ल किया है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि उस रात तुम जिस पेपर पर लिनेट का दस्तखत लेने आए थे उसमें ये लिखा था कि सैमन से शादी के बाद भी लिनेट तुम्हें सारे काम संभालने को देगी। जिस पर एंड्रियो कहता है कि हाँ, मैं लालची जरूर था, मैंने लिनेट के काफी सारी चीज घपला की है, लेकिन लिनेट को मारने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता और उसके मौत के बाद मुझे एक पैसा का भी फायदा नहीं है,
क्योंकि उसके बाद उसके सारे प्रॉपर्टी का हकदार उसकी बड़ी मॉम यानी कि मिस मैरी या फिर उसका हस्बैंड सैमन होगा। और अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे अपनी 45 कैलिबर के गन से मारता। तो पैरो बॉक्स से कहता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, इसने उसे नहीं मारा होगा। तभी एक लड़की भागते हुए पैरो के पास आती है और कहती है कि नदी में से गोताखोरों ने कुछ सामान बाहर निकाला है और वो सामान कुछ और नहीं बल्कि लिनेट के बड़े मॉम यानी कि मिस मैरी का खोया हुआ खून से लटपट पिस्तौल और एक रुमाल था, जिसके अंदर वही 22 कैलिबर वाली गन थी जो कि किसी ने मर्डर के बाद नदी में फेंक दिया था। जिसके बाद पैरो का सारा शक मिस मैरी के ऊपर जाता है, लेकिन उसका ये शक भी गलत साबित हो जाता है। अब पैरो उस मशहूर सिंगर के पास जाता है जिसका नाम सैलोमी था और वो उससे कहता है कि लिनेट के साथ आपका कोई वाकया हुआ था तो शायद उसका कत्ल आपने ही किया है। जिस पर सैलोमी कहती है कि ये तब की बात है जब मैं इतनी मशहूर नहीं हुआ करती थी। जब मैं अपना कॉन्सर्ट खत्म करके आ रही तो मैंने सोचा कि रोसेली को एक स्विमिंग पूल में ले जाकर स्विमिंग सिखाई जाए, पर वहाँ पर स्विमिंग सिखाने वाली लड़की ने कह दिया कि वो गरीबों के साथ नहीं तैरेगी। अगर मैं ऐसे ही लोगों को मारने लगी जिन्होंने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया तो अब तक लाशों की ढेर लग चुकी होती। तभी वहाँ पर बॉक की मॉम आ जाती है जिनके हाथों में वही लिनेट का हार होता है जो चोरी हो गया था। वो उन्हें बताती है कि ये हार किसी ने मेरे कमरे में रख दिया है ताकि वो चोरी के इल्जाम से बच सके। जिस पर पैरो कहता है कि अब मैं अपना दूसरा केस का खुलासा करूंगा और फिर पैरो वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठे बुलवाता है जहाँ पर वो बॉक्स से कहता है कि हमारा मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था, मैं वहाँ पर तुम्हारे जासूसी ही कर रहा था क्योंकि बॉक की मॉम ने ही उसे ऐसा करने को कहा था और ये भी पता लगाने को कहा था कि वो मशहूर सिंगर सैलोमी और उसकी भतीजी कैसी लोग है, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपने बेटे बॉक को रोसेली के चक्कर में खो न दे। पोयरो बॉक की मॉम को बताता है कि सैलोमी ने 3 शादियां की है जिनमें से 2 से उनका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन तीसरे के साथ वो अभी भी लॉयल है और रोसेली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बॉक को सच में बहुत चाहती है। वो लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी शिप से एक और लाश मिलती है जो कि लुइस की थी। डॉक्टर लुडविग पोयरो से बताते हैं कि लुइस का कत्ल किसी ने गला काट कर किया है और ये मर्डर करीब 1 घंटे पहले ही इसी शिप पे हुआ है। और डॉक्टर लुइस के बॉडी का चेकअप करने के बाद उसके कपड़े से काफी सारे पैसे भी निकलते हैं, जिस पर पैरो अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाता हुआ कहता है जरूर लुइस ने उस मर्डरर को मर्डर करके भागते हुए देखा होगा, जिस वजह से उसने पैसों की डिमांड की, जिसके कारण कातिल ने लुइस को हमेशा के लिए चुप करवा दिया और कातिल ने एक शार्प नाइफ से उसका गला काटा है जो कि सिर्फ डॉक्टर लुडविग के पास ही था। और वहाँ मौजूद एंड्रयू सारा ब्लेम डॉक्टर लुडविग पर ही डाल देता है, जिस वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब पैरो दीवार पर लगे खून के निशान को देखता है और अपना दिमाग लगाता है तो लिनेट की बड़ी मॉम पैरो से कहती है कि अब कितनों के जान जाने के बाद तुम उस कातिल को पकड़ोगे, जिस पर पैरो कहता है कि जरूर पकड़ूंगा, बस एक आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर पोयरो सैमन और बॉक को पूछताछ के लिए एक सीक्रेट कमरे में बुलाता है और वो बॉक से कहता है कि तुमने लिनेट को नहीं मारा पर तुम उसके रूम में गए थे लिनेट को ये बताने के लिए कि सैमन को गोली लगी है। तब तुमने देखा कि लिनेट को किसी ने मार दिया, पर ये खबर तुमने सबको देने के बजाय वहाँ से वो मोस्ट एक्सपेंसिव हार चुरा लिया ताकि तुम उसे बेचकर रोसेली के साथ भाग जाओ और सभी से दूर जाकर शादी कर पाओ। और तुमने लुइस का कत्ल होते हुए भी देखा है जिसके खून के छींटे तुम्हारे कोट पर भी लगे हुए थे। बॉक बोलता है कि तुम सच कह रहे हो, मैं नहीं चाहता कि मुझे सब चोर कहकर बुलाए। वो पैरो के कातिल का नाम बताने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई उसे गन से शूट करके मार देता है। पोयरो उस कातिल को पकड़ पाता कि उससे पहले वो वहाँ से भाग चुका था। बॉक के मौत के बाद पोयरो और रोसेली काफी दुखी होते हैं और खूब रोते हैं। पोयरो खुद से वादा करता है कि मैं तुम्हारे कातिल को जरूर पकड़ूंगा मेरे दोस्त। अब वो वक्त आ ही जाता है जब पोयरो उस कातिल के राज का खुलासा करने वाला था, क्योंकि शिप में मौजूद सारे लोग काफी सहमे हुए थे कि ना जाने अब कौन आकर किसकी जान ले ले। पोयरो शिप पर मौजूद सारे लोगों को एक कमरे में बुलाकर कमरे को बंद कर देता है और एक गन लेकर शांति से बैठ जाता है और फिर सभी को शक्की निगाहों से घूरने के बाद कहता है कि कातिल तुम लोगों के बीच ही मौजूद है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। पोयरो सबसे पहले एंड्रयू से कहता है कि लिनेट और सैमन जब पिरामिड में घूम रहे थे तो एंड्रयू तुमने ही वो चट्टान उन दोनों पर गिराने की कोशिश की थी। ये सुनकर एंड्रयू दंग रह जाता है और वो घबरा कर रोने लगता है। वो कहता पता नहीं मैं उस वक्त क्या सोच रहा था, पर यकीन मानो मैंने लिनेट को नहीं मारा। जिस पर पोयरो कहता है हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा। तब पोयरो बॉक की मॉम से पूछता है कि जब बॉक पिरामिड पर खड़ा था तो उसके जैकेट का रंग लाल था, लेकिन आपने उसे हरे रंग से क्यों रंगा? तो वो बताती है कि मेरा लाल रंग किसी ने चुरा लिया था। तो पोयरो कहता है कि वो लाल रंग उसी ने चुराया है जिसने लिनेट का कत्ल किया है और वो हरामजादा कोई और नहीं बल्कि लिनेट का हस्बैंड सैमन ही है और अक्सर कातिल वही होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सैमन ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है,
बुढ़े तुम पूरी तरह से सटिया गए हो। पर डॉक्टर लुडविक कहता है कि ये उसे कैसे मार सकता है, उस रात तो इसे गोली लगी थी। तो पोयरो कहता है कि ये एक सोचा समझा साजिश था, गवाह और केस को भटकाने के लिए। सैमन ने सिप पे जानबूझकर उसी को बुलवाया था जिससे लिनेट की बनती नहीं थी और वो लिनेट के पुराने दुश्मन थे। उस रात इसने मेरे ड्रिंक में नींद की गोली मिलाई ताकि मैं बेहोशी के हालत में सोता रहूं और ये अपने घिनौने काम को अंजाम दे सके। जब जैकवी ने इस पे गोली चलाई तो वो गोली उसे लगी ही नहीं थी और इसने ही वो लाल रंग चुराया था जो कि इसने अपने पैरों पर लगाया, जिससे सभी को ये लगे कि उसे सच में गोली लगी है। जब तुम लोग वहाँ से चले गए तो इसने 22 कैलिबर वाली गन उठाई और जैकवी को शूट करके मार दिया, जिसके बाद उसने मिस मैरी के स्कार्फ को अपने मुंह में डालकर खुद के पैरों पर भी शूट किया और उस गन में एक बुलेट और डालकर उसे नदी में फेंक दिया ताकि सभी को ये लगे कि उस गन से सिर्फ 2 बुलेट ही चली थी। और डॉक्टर उसके पास आते कि उससे पहले वो जाकर आराम से अपनी जगह पर बैठ गया और जब मैंने लुइस से पूछताछ की तो उसने मुझे अटपटा सा जवाब दिया, ना हाँ कहा ना कहा, क्योंकि उसने सैमन को ऐसा करते देख लिया था। तब सैमन ने जैकवी को लुइस को मारने के लिए कहा और ये भी कहा कि किस हथियार से मारना है ताकि सभी का शक डॉक्टर पर जाए। और फिर पोयरो रोते हुए ये भी बताता है कि मेरे प्यारे दोस्त बॉ को भी इन्हीं दोनों ने मारा है क्योंकि वो मुझे सब कुछ सच बताने वाला था। जैकवी को छोड़कर सैमन का लिनेट से अचानक से शादी कर लेना, जैकवी का इसी सिप पर आना, ये सब उन दोनों की सोची समझी साजिश थी। जैकवी मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो पोयरो कहता है कि एक भीगी हुई गन और एक खून से भीगा हुआ रुमाल है और वो कहता है कि बसंत के वक्त नील नदी का पानी गर्म होता है जो कि खून के लाल रंग को भूरा बना देता है और पेंटिंग के लाल रंग को हल्का गुलाबी बना देता है और ये वही रुमाल है जो कि सैमन ने अपने पैरों पर लगाया हुआ था। और फिर एट द एंड उन दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिस पर सैमन और जैकवी बौखलाकर सभी पे गन पॉइंट कर देते हैं और सैमन जैकवी को झूठा दिलासा देता है कि ये लोग हमें कभी अलग नहीं कर सकते। जैकवी कभी भी पैसों की भूखी नहीं थी, उसे तो सिर्फ सैमन से प्यार था, इसीलिए उसने सैमन के साथ मिलकर ये खेल खेला था। जैकवी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अब ये डिटेक्टिव हम दोनों को अलग कर देगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी वक्त जैकवी सैमन को हक करते हुए उसे पीछे से गोली मार देती है और गोली सैमन के सीने को चीर कर सीधा जैकवी को भी लग जाती है और वो दोनों उसी हाल में वहीं पर गिर के मर जाते हैं। मूवी के एंड में एंड्रयू पोयरो से पूछता है, क्या आप मुझे भी जेल करवाओगे? तो पोयरो कहता है, नहीं, बस अब तुम अच्छे से ईमानदारी के साथ काम करना। और अब कुछ साल बीत जाती है और हम पोयरो को एक क्लब में देखते हैं और अब उसने अपनी मूछें भी काट ली है जिस वजह से उसके दाग नजर आने लगे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।